वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कर रहे हैं किससे? फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस मीन्स जो बहुत जल्दी विद इन अ सेकेंड्स विद इन अ मिनट जो रिएक्शंस बहुत जल्दी हो जाती हैं, उनसे जो एनर्जी निकल रही है उससे हम प्रोडक्शन करें इलेक्ट्रिसिटी की, उस स्टडी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने जनरेट करी है, इसका यूज़ करके हम नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल फॉर्मेशन भी करें। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस में डेल्टा जी नेगेटिव होता है और उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो होती हैं उसके अंदर डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे सेल्स को हम गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। ओके, अब एक स्पेशल टाइप का गैल्वेनिक सेल होता है जिसको डैनियल सेल बोलते हैं, जिसके अंदर जो कंसनट्रेशन होती है वो यूनिटी में होती है। Zn2+ एंड Cu2+ आयन से मिलके बनता है। ओके, तो सपोज़ ये एक तरफ हमारे पास Zn है, Zn का सॉल्यूशन है, एक तरफ हमारे पास Cu का सॉल्यूशन है। इसके अंदर Cu की रोड है और इसके अंदर Zn की रोड है। तो ये क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीडेशन हाफ पे क्या रिएक्शन होगी? Zn जो होगा Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। रिडक्शन हाफ पे क्या रिएक्शन होगी? जो Cu2+ होगा वो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता रहेगा। तो Cu जो होगा अट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को और वो क्या बना रहा है? कॉपर बना रहा है। ठीक है, अब टाइमली होगा क्या, इस सॉल्यूशन के अंदर Zn2+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती चली जाएगी। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? SO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ती चली जाएगी और Cu यहाँ पे डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो क्या होगा, जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी एक टाइम पे ये जो ब्रिज होगा ये अनबैलेंस हो जाएगा। फिर इसको हम बैलेंस करने के लिए हम लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है कि वो इस रिएक्शन को स्मूथली होने दे। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर, सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है या तो KCl या KN3। अब KCl और KN3 एक पाउडर होता है, तो इसके साथ मिक्स किया जाता है जेलेटिन इसलिए मिक्स करता है ताकि ये थोड़ा जेल की तरह रहे, ये एकदम से बाहर ना आ जाए ट्यूब के। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये जो Zn होगा ZnCl2 को लेता रहेगा और ZnCl2 यहाँ पे इसके अंदर कलेक्ट होता रहेगा, और जो K2 होगा वो K2SO4 को अट्रैक्ट करता रहेगा। तो इनकी जो सॉल्यूशन होगी, ये ब्रिज जो रहेगा बैलेंस रहेगा। इस ब्रिज की वजह से जो रिएक्शन होगी स्मूथली होती रहेगी। अब आपको पता है कि चलेगा किस साइड ऑक्सीडेशन हो रही है, किस साइड रिडक्शन हो रही है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्सेस में होगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और ये एनोड होगा। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है ना, Cu जो हो रहा है अट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा एक्सेस में, इसलिए कैथोड है। ठीक है, इसको याद करने के लिए लोन वर्ड से आप याद कर सकते हो, लेफ़्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। लेफ़्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड की साइड पे और वो नेगेटिव होता है। ओके, अब देखो हम सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो लेफ़्ट साइड ऑक्सीडेशन लिखते हैं हम और राइट साइड हम रिडक्शन लिखते हैं। ओके, जैसे कि ऊपर वाले में हमने रिएक्शन में देखा था Zn जो था वो ऑक्सीडेशन कर रहा था और Cu रिडक्शन कर रहा था, उसी हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा Zn/Zn2+, और ये जो 2 साइंस हैं ये सॉल्ट ब्रिज के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हमने लिखा Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा था। ओके, अब जो नॉर्मल वोल्टेज होती है गैल्वेनिक सेल की वो होती है 1.1 वोल्ट। ठीक है, 1.1 वोल्ट जो है एक नॉर्मल वोल्टेज है। उसके अलावा अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज देते हैं और उसके अपोजिट में, तो क्या होता है, अगर हमारी ई एक्सटर्नल जो वोल्टेज है हमारी 1.1 से कम होगी, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो Zn से Cu की तरफ
फ्लो होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे Zn से Cu की तरफ जा रहे थे, तो ये है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। और अगर ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट होगा, इधर से भी 1.1 वोल्टेज है, इधर से भी अपोजिट 1.1 वोल्टेज हमने दे दी, तो क्या होगा, वो जो रिएक्शन तो होगी नहीं, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। और ई एक्सटर्नल जो होगी 1.1 से भी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो Cu से Zn की तरफ होगा। और जब Cu से Zn की तरफ अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, उसे बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और ये कौन सा सेल होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेटअप बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन। जो मेटल है और जो आयन है सॉल्यूशन में, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये 2 टाइप्स का है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे मेटल है, मेटल क्या करेगा, Mn प्लस में n है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्लस Ne, कुछ नंबर्स ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देगा। रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एक मेटल बना देगा, ठीक है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब कंसंट्रेशन जो होती है स्पीशीज़ की वो यूनिटी में हो जाती है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, वो 2 टाइप्स का था, मैंने आपको बताया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमने क्या किया, जो आयोपेक कन्वेंशन था उसने क्या बोला कि हम इनका नाम सिर्फ एक रखेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब हमने रिएक्शंस को रिडक्शन में ही लिखना होता है हमेशा, तो हमने इसका जो नेम था वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रख दिया। और ये बोला गया कि अगर कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन आती है तो उसके आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो हम क्या बोलने लगे आयोपेक कन्वेंशन के हिसाब से, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अब सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिफरेंस सेल पोटेंशियल कहलाता है। इसका फॉर्मूला है ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल एट मतलब कैथोड माइनस एनोड होता है, ठीक है। अब EMF क्या होता है, EMF द सेल पोटेंशियल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सेल में कोई भी करंट फ्लो ना हो उसको बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव सेल, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए। ये आप देखना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसके अंदर ई नॉट जो होता है वो 0.0 वोल्ट होता है एट 298 केल्विन, ठीक है। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। एनोड पे ये सेटअप है, इसके अंदर एसिड जो होता है और यहाँ पे H प्लस गैस होती है, इसके अंदर 1 बार प्रेशर पे H प्लस गैस इसके अंदर होती है। और ये जो यहाँ पे ये है, ये क्या है, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कोटेड ऑन प्लैटिनम फॉइल, प्लैटिनम है कोटेड है वो प्लैटिनम फॉइल पे, ठीक है। तो ये सेटअप है। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, जो H2 होगा वो 2H प्लस आयंस को रिलीज़ करेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे। और कैथोड पे 2H प्लस उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके H2 बना देंगे, तो लास्ट में हमें H2 गैस मिलती है, ठीक है। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ओके। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ 298 केल्विन पे निकाली जाती है। क्या होता है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है सभी मेटल्स का एट 298 केल्विन पे। जैसे F2 का 2.87, 1.40, ये कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब होता क्या है, जैसे जैसे इनकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है ना, तो ये उतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनते हैं और ये रिडक्शन करते हैं, ठीक है। और जितनी ज़्यादा वैल्यू इनकी डिक्रीज़ होती रहती है, वो क्या करते हैं, उतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और ऑक्सीडेशन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जहाँ ज़्यादा वैल्यू होगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जहाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ओके। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन कैसे निकालते हैं, देखो, जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है, ये स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं इसके, ई सेल ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF, इसके अंदर R है गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F फैराडे कांस्टेंट, LN QC क्या है, रिएक्शन कांस्टेंट है, ओके। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब जब इन टर्म्स को, जब हम LN को हटाते हैं, लॉग में चेंज करते हैं, तो ये 2.303 RT अपॉन NF आ गया लॉग। इस तरीके से हमने रिएक्शन को लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा,
फर्दर एफ़ की वैल्यू पुट करी, ठीक है। हमने जब सॉल्व किया इसको तो ये इक्वेशन आ गई, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉग, और ये रिएक्शन हमने लिखा, ओके। बट ये किस पे पॉसिबल है, एट 298 केल्विन। आर हमारा ये होना चाहिए और एफ हमारा ये होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जेड एन प्लस सी यू 2+, ये रिएक्शन है जेड एन 2+ प्लस सी यू। तो हमें दिख रहा है जो जेड एन है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है और सी यू रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर क्या आता है, ऑक्सीडेशन, और नीचे रिडक्शन। तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, और लॉग जेड इन 2+ की कॉन्सेंट्रेशन प्लस सी यू 2+ की कॉन्सेंट्रेशन। ये हमें उसमें क्वेश्चंस में गिवन होता है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। और जो कंसंट्रेशन होती है प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की, उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, आई मीन वो 1 ली जाती हैं, ओके। तो उनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब अगर हम इनको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF और लॉग QC हो जाएगा, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जो ई सेल की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो है रिएक्शन वो इक्विलिब्रियम पे है, तो उसके अंदर आपको ई सेल ज़ीरो लेना होता है, ओके। गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकलेगी, गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन भी कई बार पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, -NF ई नॉट सेल, ठीक है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF, यहाँ पे हमने ई नॉट सेल की वैल्यू पुट कर दी, तो ये एक छोटी सी इक्वेशन आ गई, ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ की जाती है। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस जानने से पहले रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस हमने पढ़ा भी था, R इज इक्वल टू रो L/A, यूनिट होती है इसकी ओम, ठीक है। कंडक्टेंस को हम G से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का उल्टा, तो ये रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो यहाँ पे रो L/A था और यहाँ पे हो जाएगा 1/रो A/L, और 1/रो के बोलते हैं इसको, 1/रो को K इज इक्वल्स टू कप्पा, तो ये KA/L फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स या फिर साइमन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस ये होता है जिसको G से डिनोट करते हैं, और कंडक्टिविटी जानने से पहले हमें रेजिस्टिविटी पता होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी होती है रो RA/L, यूनिट होती है ओम मीटर, और कंडक्टिविटी क्या होगी इसकी उल्टी, तो K इज इक्वल्स टू GL/A हो जाएगा, इसका इन्वर्स, ठीक है। यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी साइमन मीटर इन्वर्स या फिर ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। ये भी आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। तो देखो अभी तक हमने देखा था कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब अगर हमें आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालनी हो तो कंडक्टिविटी है R इज इक्वल 1/K L/A, K इज इक्वल्स टू 1/R L/A। अब कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस होना चाहिए, और रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। अब व्हीटस्टोन ब्रिज से जब हम रेजिस्टेंस निकाल रहे थे तो 2 प्रॉब्लम्स आई हमारे पास। पहला ये कि अगर हम उसमें DC करंट दे रहे थे तो आयंस जो थे वो डिसोसिएट हो रहे थे और जो सॉल्यूशन की कंपोजिशन थी वो चेंज हो रही थी, ठीक है। सेकंड ये था कि हम सॉल्यूशन को डायरेक्टली ब्रिज के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। फिर सॉल्यूशन रहता ही ना। अब इसका जो मेन सॉल्यूशन निकला वो क्या आया कि DC को AC में कन्वर्ट कर दो, AC देंगे तो ही हमारा रेजिस्टेंस प्रॉपर निकल पाएगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज की जगह हमने लगाया है वहाँ पे कंडक्टिविटी सेल, हमने डायरेक्टली अटैच ना करके कंडक्टिविटी सेल का यूज़ किया। ये सेटअप था, वायर है यहाँ पे, पोलराइज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, इनके बीच की लेंथ को फिक्स कर दिया, एरिया को फिक्स कर दिया, ओके। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4 व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है। R2 अगर हमें निकालना होगा, R2 हमें फाइंड आउट करना है, तो R2 निकालना होगा तो R1 इंटू R4 अपॉन R3 हो जाएगा। अब हमने लेंथ और एरिया इसका फिक्स कर दिया, तो L/A जो है वो एक सेल कांस्टेंट है G*। तो यहाँ से जब हमारी R की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हम K इज इक्वल्स टू G*/R में पुट कर देंगे तो हमारे पास कंडक्टिविटी भी ईजिली आ जाएगी। अब आगे चलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन का कंडक्टेंस निकालें जब इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल का हो, ओके। इसका फॉर्मूला है डेल्टा M इज इक्वल्स टू K इंटू 1000 बाय मोलारिटी। इसकी यूनिट क्या होगी,
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब देखो डाइल्यूशन जब हम करते हैं तो इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जब जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ़ आयन तो डिक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि उसमें डाइल्यूटेड वाटर जो भी डाइल्यूटेड सब्सटेंस होता है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। तो आयन्स का नंबर डिक्रीज़ हो गया तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज़ होती है। बट मोलर कंडक्टिविटी उल्टी होती है, मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे इंक्रीज़ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, देखते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंडक्टर। मोलर कंडक्टिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में एक स्टीप ग्राफ बनता है। ठीक है, एक टाइम पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इन्फिनाइट डाइल्यूशन के बाद एक टाइम पे मैक्सिमम हो ही जाती है। जैसे KCl एग्जांपल लिया हमने, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा नॉट एम माइनस ए नॉट रूट सी। ये इक्वेशन आई कैसे, डी बाय हक्कल ऑनसेगर से। ठीक है, उसके थ्रू ये इक्वेशन आई है। डेल्टा नॉट एम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और ए है हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, ऑन ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है। जैसे NaCl लिया है तो 1:1 होगा, CaCl2 तो Ca2 + Cl1 तो 2:1 होगा। MgSO4 में दोनों ही 2 हैं, 2 + 2 नेगेटिव तो 2:2 की रेशियो हो जाएगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है, ये जो ग्राफ होता है ये डाउनवर्ड में जाता है। ठीक है, दोनों एक टाइम पे पैरेलल हो जाते हैं। तो हम इसका जो वो होता है कंडक्टिविटी, हम इसका मोलर कंडक्टिविटी नहीं फाइंड आउट कर पाते। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉलराज लो। कॉलराज लो क्या करता है, लिमिटिंग ये कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड आयन। वो बोलता है कि जो टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो उसके एनायन और कैटायन का सम होगी। जैसे अगर मैंने NaCl की बात करी तो Na + Cl की अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी NaCl की। ऐसे ही अगर मैंने CH3COOH की बात करी तो मैं इसके अंदर कोई भी NaCl, कोई भी मैं इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कराऊंगी, जैसे मैंने NaCl करवाया, CH3COONA उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बाद में एलिमिनेट हो जाएगा। CH3COONA हो गया प्लस HCl, NaCl निकल जाएगा। ठीक है, NaCl माइनस हो गया और बच्चे का क्या, CH3COOH। अब देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू C α² अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा। C क्या है, कंसंट्रेशन, ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। ओके, होता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की डिकम्पोजिशन होती है। कैसे, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के, चाहे उसका एक्वस सॉल्यूशन हो चाहे उसकी वो मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे फैराडेज के कुछ लॉज को पढ़ते हैं। फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। वो ये कहता है कि जो केमिकल रिएक्शन का अमाउंट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो होने वाला है इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। ठीक है, तो W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, तो W इज़ इक्वल्स टू, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो Z और I आएगा, जिसके अंदर Z क्या है, Z होगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I होगा करंट, T होगा टाइम। अब Z हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन में 96500। इक्विवेलेंट वेट हमें नहीं गिवन होता तो वो हम निकालते हैं एटॉमिक मास अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय आयन। ठीक है, तो इस तरीके से जो फॉर्मूला होगा वो ये बन जाएगा MIT अपॉन में N इंटू 96500। यहाँ पे M जो होगा मास हो गया, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, फैराडे का जो सेकेंड लॉ है, फैराडे का सेकेंड लॉ क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्वेशन। जैसे कि कितनी क्वांटिटी उसमें पास हो रही है, जैसे W1 पास हो रही है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, E1 के, W2 E2 के। तो ये जो
रेशियो है ये इक्वल होता है इनका, ठीक है। जैसे कि Na+ की बात करिए, Mg2+ Al3+ की बात करिए अगर हमने, तो इक्विवेलेंट वेट अगर हम इसका फाइंड आउट करेंगे तो 23 इसका मास और अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है ऊपर, तो 23 हो गया। Mg में 24/2 होगा, इसमें 27/3 होगा, तो रेशियो क्या आ गया 23:12:9। ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये सारी याद करने वाली चीज़ें हैं, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, मोल्टन NaCl है, मोल्टन NaCl में कैथोड Na होगा और एनोड Cl2 होगा। कैथोड पे क्या होगा, Na एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Na बना देगा और यहाँ पे Cl जो होगा वो हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा। ऐसी एक्वस NaCl में H2 कैथोड होगा, Cl2 एनोड होगा। ये रिएक्शंस हैं डाइल्यूट की भी और कॉन्सनट्रेटेड की भी, ये रिएक्शंस है, कई बार पूछ ली जाती है तो आपको पता होनी चाहिए। ओवर पोटेंशियल, अब ओवर पोटेंशियल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ H2O इज़ रिलेटिवली स्लो। जो ऑक्सीडेशन होता है H2O का वो बहुत स्लो होता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ता है ड्यू टू दिस ऑक्सीडेशन ऑफ Cl- आयन। तो जो इसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन होती है Cl- आयन पे, वो किस पे अगर होती है, एनोड पे, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल दिया जा रहा है वो है ओवर पोटेंशियल, ओके। अब हम पढ़ते हैं बैटरीज़ के बारे में। बैटरीज़ क्या करती हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। 2 टाइप्स की बैटरीज़ होती हैं, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। पहले प्राइमरी बैटरी के बारे में नॉलेज लेते हैं। प्राइमरी बैटरी वो होती है जो सिर्फ एक ही बार यूज़ की जाती है, उसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। इसका एक एग्जाम्पल है लेक्लांचे सेल, जिसको ड्राई सेल भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ये इसका सेटअप है, इस बीच में कार्बन रॉड होती है जो कैथोड की तरह काम करती है और ऊपर जिंक कप होता है जो एनोड की तरह काम करता है। बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक प्लस NH4Cl पेस्ट का, ये इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर होता है। एनोड पे रिएक्शन होती है, Zn जो होता है Zn2+ में कन्वर्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करता है। और कैथोड में MnO2 प्लस NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, MnO और NH3 बनाता है, MnOOH, ओके। तो ई सेल जो होगा इसका 1.5 वोल्ट होगा और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, ट्रांजिस्टर्स और रेडियो में। अगला है मरकरी सेल। मरकरी सेल का सेटअप ये है, ये सर्कुलर टाइप में होता है। इसमें एनोड ये रहा और बीच में सेपरेटर लगाया जाता है और नीचे होता है कैथोड। एनोड ऊपर, बीच में सेपरेटर और कैथोड, ताकि ये सेपरेट रहें। एनोड जो होगा इसके अंदर जिंक होगा, जिंक Hg का एमलगम। कैथोड जो होगा पेस्ट ऑफ Hg होगा और कार्बन का पाउडर होगा और इलेक्ट्रोलाइट होगा KOH एंड ZnO, ओके। एनोड पे ये रिएक्शन होती है, ZnHg जो होता है 2OH लेता है, ZnO बनाता है H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं। कैथोड पे HgO H2O 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, Hg बनाता है प्लस 2 OH आयंस रिलीज़ होते हैं। ये पूरी रिएक्शन है, कई बार पूछ ली जाती है। इसका ई सेल क्या होगा, 1.3 वोल्ट और ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। नो आयंस इन्वॉल्व, क्योंकि इसके अंदर आयंस इन्वॉल्व ही नहीं होते, ओके। यूज ये कहाँ पे यूज़ होता है, हियरिंग एड्स में और वॉचेस में, ओके। सेकेंडरी बैटरी क्या होती हैं, प्राइमरी बैटरी वो होती है जिनको हम एक ही बार यूज़ कर पाते थे। सेकेंडरी बैटरी रिचार्जेबल होती है, हम उनको रिचार्ज करके अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। पहली है लेड स्टोरेज बैटरी, जिसके अंदर एनोड Pb होगा और कैथोड होगा लेड पैकेट विद लेड डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट होगा 38% H2SO4Sl। तो होगा क्या, एनोड पे Pb में SO4 ऐड करवाएंगे तो PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे और कैथोड पे रिएक्शन होती है PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव और इस तरीके से रिएक्शन जो फाइनल रिएक्शन होती है PbSO4 प्लस 2 H2 हमें मिलता है। इसकी जो रिवर्स रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, PbSO4 जो होता है कन्वर्ट हो जाता है Pb में ऑन एनोड पे और PbO2 जो होता है कैथोड पे कन्वर्ट हो जाता है। इसका यूजेस है ऑटोमोबाइल्स में और पावर इन्वर्टर्स में। यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस हैं, आप ज़रूरी नहीं आपको सारी पता होनी चाहिए, बट कुछ मेन है वो आपको याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी में एनोड कैडमियम होगा और कैथोड NiO2 होगा, इलेक्ट्रोलाइट KOH सॉल्यूशन होगा। ओवरऑल रिएक्शन आपकी ये रही। इसकी जो होती है लॉन्गर लाइफ होती है लेड स्टोरेज सेल से, बट हम इसको इसलिए यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है, इसको बनाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, इसलिए हम इसको इतना यूज़ नहीं कर पाते। हम लेड स्टोरेज सेल को ज़्यादा यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्यूल सेल।
फ्यूल सेल एक गैल्वेनिक सेल है इन विच केमिकल एनर्जी फॉर्म कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक H2CH4 मेथनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कैसे? बाय कंबशन ऑफ फ्यूल। जो फ्यूल का कंबशन होता है H2CH4 का, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। इन दिस सेल रिएक्टेंट आर कॉन्टिन्यूसली फीड एंड प्रोडक्ट्स आर रिमूव। इसके अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट्स को कॉन्टिन्यूसली डाला जाता है और प्रोडक्ट्स जो होते हैं रिमूव होते रहते हैं। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है H2O2 फ्यूल सेल, जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज़ किया गया था। ये इसका सेटअप है। इस तरफ H2 दी जाती है, इस तरफ O2। ये कैथोड है, ये एनोड है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर है। पैलेडियम कैटलिस्ट का यूज़ होता है इसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोड होगा पोरस कार्बन से बना। कैथोड की रिएक्शन ये रही, एनोड की ये रही। तो एट द लास्ट हमें 2H2O मिलता है। ओके। करोजन। अब करोजन तो आप सबको पता होगा, करोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जो होता है मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो किस में चेंज हो जाता है, मेटल ऑक्साइड में, या फिर कोई भी सॉल्ट बना लेता है एंड फॉर्म कोटिंग ऑन मेटल सरफेस, और मेटल सरफेस पे कोटिंग बना लेता है। इसको बोलते हैं करोजन। अब ध्यान रखिएगा, जो रस्टिंग होती है वो सिर्फ आयरन पर होती है और ये किसके प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। जब आयरन की थिंग्स वाटर और एयर के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो रस्ट प्रोड्यूस होता है। इसकी भी रिएक्शन ये रही, एनोड पे 2Fe जो होता है 2Fe2+ में कन्वर्ट होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेगा और इसका ई नोट होगा -0.44 वोल्ट। कैथोड पे O2+ 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन्स लेके 2H2O में कन्वर्ट होगा, इसका ई नोट होगा 1.23 वोल्ट। ओवरऑल रिएक्शन ये रही, 2Fe + O2+ 4H+ gives 2Fe2+ + 2H2CO2 + H2। अब जो इसके अंदर हमने यहाँ पे H+ का यूज़ किया था, H+ का हमने यूज़ कैसे किया, CO2 में हमने H2O को ऐड करवाया तो H2CO3 और H+ रिलीज़ हुई थी, हमने वो H+ यहाँ पे हमने यूज़ की थी। ओके। तो जो Fe2+ होता है इसके अंदर जो हमें Fe2+ मिला, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है टू रस्ट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। रस्ट बनाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.NH2O। ओके। इसके प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन तो यही है कि हम पेंट का यूज़ करते हैं और बिस्फेनॉल केमिकल का यूज़ कर सकते हैं। और सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, मैग्नीशियम और जिंक जैसे मेटल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो अंदर की ये मैग्नीशियम की जैसे अगर हमने कोटिंग कर दी तो अंदर रस्ट नहीं लगेगा, जो भी करोजन होनी होगी वो इन मेटल्स पे हो जाएगी और ये अंदर वाले सरफेस को ख़राब नहीं करेगी। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।